और एक बार फिर आपका स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। अब बस 2 दिनों का और इंतजार है जब परिणाम सामने आ जाएंगे। आखिर जनता ने किसको चुना है, एक बार फिर से क्या बीजेपी बहुमत बनाएगी या फिर एक बार फिर तस्वीर बदलती नजर आएगी। जो एग्जिट पोल हैं वो कुछ और तस्वीर बयां करते हैं। एग्जिट पोल में एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी को बहुमत, एनडीए को बहुमत जाती हुई नजर आती है। लेकिन वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का अभी भी बार बार दावा है, अब की बार 295 पार के साथ में वो अपनी तस्वीर बनाते हुए नजर आते हैं। वो क्या फैक्टर्स है, इस पर लगातार इंडिया डेली लाइव कर रहा है चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विजय शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। निवान शर्मा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ गए और संजय राणा थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे इस महा एग्जिट पोल पर चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स के एआई एग्जिट पोल पर चर्चा करने के लिए। मैं सबसे पहले विजय शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। विजय शर्मा जी, इंडिया डेली के एआई एग्जिट पोल को आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं और क्या देखकर आप लोगों को लग रहा है? क्या आप लोग नंबर से आश्वस्त हैं या लग रहा है आप लोगों को कि इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि हमारा तो पहले से ही ग्राउंड असेसमेंट था। अभी हमने पन्ना प्रमुखों की जो है ग्राउंड लेवल पे जो जितनी वो थी उनकी तैयारी और किस तरह से वोटिंग हुई है वो रिपोर्ट ली है। उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो सीटें हैं वो 400 से पार आने जा रही हैं। और ये जहां तक इंडी गठबंधन का है, इनकी लड़ाई अब की बार 40 पार की थी, हमारी लड़ाई थी अब की बार 400 पार। जिस तरह से हमने 5 साल पूरे इलेक्शन लड़ाया, हमने गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया है, नवयुवकों के लिए काम किया है, तो हमारा तो 5 साल का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है काम किया है। जैसे कि मोदी जी कहते थे और मोदी जी ने करके भी दिखाया है कि 2014 का इलेक्शन था वो उम्मीदों पे था, 2019 का जो इलेक्शन था वो काम के आधार पे था और ये 2024 का इलेक्शन जो है मोदी की गारंटी का इलेक्शन है। तो देश ने भरोसा जताया है और चारों तरफ से आप देखना किस तरह से आपको रिपोर्ट आ रही है, लोगों ने हर तरह से सहयोग किया है। और ये आज आपने देखा होगा राहुल गांधी जी किस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, भाई सिद्धू मूसेवाला वाली 295 वाली के जैसे सिद्धू मूसेवाला का गाना था उसमें 295 है। तो आप समझते हो कि 295 धारा क्या है, वो किस ओर ले जाना चाहते हैं, किस तरह से देश को एक तरफ मतलब जी हमारे साथ में एक और पैनलिस्ट है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विवेक कोरडे जी। वो बार बार ये कह रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सिटिंग सीट्स बीजेपी की कम होने वाली हैं। ऐसे 6 राज्यों की करीब 90 सीटें वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि ठीक है उन्होंने किसी आधार पर बोला होगा, लेकिन हमारा ऐसा मानना है, मैंने पहले ही कहा है कि पन्ना प्रमुखों से जो हमने रिपोर्ट ली है, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है हमारी किसी भी राज्य में सीट कम नहीं होने जा रही। हमारी उल्टा नए जितने राज्य जहां हमारा कभी पहले खाता भी नहीं खुला था, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, उनमें हमारा खाता खुलने जा रहा है और अच्छी संख्या में सीट आने जा रही हैं। और बाकी हमारी सीटें बढ़ने भी जा रही हैं। जैसे उड़ीसा आप देख लीजिए, आपने देखा होगा किस तरह से सारे एग्जिट पोल हमारे वहां सीटें बढ़ा रहे हैं। वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए, आप तेलंगाना देख लीजिए, पांडुचेरी देख लीजिए, तो इन स्टेटों में हमारी बहुत अच्छे तरीके से सीटें आने जा रही हैं। तमिलनाडु, केरला जी, तमिलनाडु केरला को लेकर तो बहुत अच्छी स्थिति एग्जिट पोल्स में नहीं है आप लोगों के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि दक्षिण को लेकर जो उम्मीद थी वो एग्जिट पोल के हिसाब से आप इधर तो भरोसा कर रहे हैं कि 400 के करीब आप जा रहे हैं, लेकिन वही एग्जिट पोल जब आपको दक्षिण में और मेहनत करने की आवश्यकता बता रहा है तो आप उसको नकार रहे हैं। देखिए, पहले हमने मेहनत की थी तो हम कांग्रेस के मुकाबले आज भी मजबूत हैं। दक्षिण में हमारी कांग्रेस से 1 सीट ज्यादा है आज भी। और अब आपने देखा होगा केरला में हमारी 1 भी सीट नहीं थी। केरला में आप हमारा खाता खोल रहे हो, किस तरह से मतदाताओं का हमें आशीर्वाद मिलने जा रहा है। तो आने वाले समय में हम और भी बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे और हमारा असेसमेंट तो ज्यादा है। अभी तो आप एग्जिट पोल की बातें कर रहे हो, अगर हमारा ग्राउंड लेवल पे असेसमेंट देखेंगे तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा हमारा असेसमेंट है। और यही तमिलनाडु में हाल है, तमिलनाडु में भी। जी विवेक जी, जो असेसमेंट है वो तो 400 से भी ज्यादा है। आप 90 सीटें उनकी लेने की बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो सीटें हैं वो भी अब जा चुकी है पूरी तरह से। देखिए, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि उन्होंने गरीबों पर काम किया करके उनको सीटें मिलने जा रही।
अभी उन्होंने गरीबों पर क्या काम किया है वो हम देखते हैं। नीति आयोग ऐसा कहता है कि हमने 24 करोड़ से ज्यादा गरीबों को दारिद्र्य रेखा के बाहर निकाला। सरकार कहती है कि इस देश में सिर्फ 11 पॉइंट समथिंग गरीब लोग हैं, यानी करीब 15 करोड़ गरीब लोग हैं। अभी इतने लोगों को दरिद्रता से बाहर निकाला है और सरकार ये कहती है कि सिर्फ 15 करोड़ गरीब लोग हैं, तो 80 करोड़ लोगों को 5 साल के लिए मुफ्त अनाज क्यों देना पड़ रहा है? इसका ही मतलब ये है कि देश की गरीबी बढ़ गई है। और वो क्यों बढ़ गई है वो मैं बताता हूं। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी के सरकार के कार्यकाल में हर साल 75 लाख खेती बाह्य, कृषि बाह्य उद्योग निर्माण होते। मोदी जी के कार्यकाल में सिर्फ 29 लाख नए रोजगार, वो भी कृषि के बाह्य, तैयार हो रहे। इसलिए पूरा जो बोझ आ गया वो खेती पर। और उन्होंने ये किया कि खेती के हर चीज पर 18% जीएसटी लगा दिया, खाद की कीमतें 3 गुना बढ़ा दी। उनका वादा तो था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में रोज किसान गरीबी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। और ये कौन से मुंह से बोलते हैं कि हमने गरीबों के लिए काम किया, इसलिए गरीब हमको वोट देंगे? नहीं विवेक जी, इस देश विवेक जी इन सारे डेटा पॉइंट पर हम लगातार डिबेट करते रहे, चर्चा भी करते रहे और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जितने प्रवक्ता हैं डेटा को उठाते रहे। लेकिन मैं आपका ध्यान एक मेन पॉइंट पर ले जाना चाहता हूं, जो विजय शर्मा कह रहे हैं। 295 ही आप लोग क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आईपीसी सेक्शन 295 जानते हैं क्या आप? वो धारा किस लिए होती है? ये 295 का नंबर क्यों दिया जा रहा है? इस पर एक लाइन का जवाब आपका चाहिए था। फिर मैं वैसे इंटरवीन करता नहीं हूं बीच में, लेकिन मैं जी तो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी का आज बयान देखिए। उन्होंने स्पेशली बोला है कि सिद्धू मूसेवाला जैसे गाने में गाते हैं 295 का, तो ऐसे ही हमारी 295 आने जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि 295 का मतलब क्या हुआ, वो क्या करना चाह रहे हैं, आईपीसी की धारा 295 क्या कहती है। तो मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया है इसको। ठीक है, देखो ये सब रिटोरिक हम बाजू में रखेंगे। हम 295 ये मिनिमम कह रहे हैं। और मैंने आपको 6 स्टेट का नाम गिनाया, उसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है और दिल्ली है। यहाँ से हम ये जो एनडीए गठबंधन है उनकी कम से कम 90 सीट कम करने जा रहे हैं। मैं वापस कहता हूं, और इसके लिए पूरा आधार हमारे पास है। कल ही सभी गठबंधन के लोग इकट्ठे बैठे थे। आज पूरे कांग्रेस के अलग अलग प्रदेश के मुख्य नेता बैठे थे और उन्होंने सब मिलके ये 295 मिनिमम निकाला है। ठीक है, मिनिमम 295 300 से भी ज्यादा हो सकता। ठीक है, मिनिमम। अब हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। निवान जी, हालांकि आज पार्टी के सभी नेता मुझे लगता है उदास होंगे। आपके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से तिहाड़ जा चुके हैं, लेकिन उन्हें बहुत उम्मीद है कि 4 तारीख को परिणाम कुछ और होंगे और 5 तारीख को वो वापस बाहर आ जाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल कुछ और कहते हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, उदास होने की बात आप एक अंक पे देखेंगे तो हाँ, एक जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लीडर्स हैं, उनमें एक ये है कि हमारा नेता हमसे दूर रहेगा, एक रेगुलर कनेक्ट और कांटेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये फक्र है, हमें ये गर्व है कि हमारा नेता जो है वो तानाशाही के खिलाफ लड़ते हुए जेल जा रहा है और गर्व से जा रहा है। और हम सब अपनी पार्टी के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं और उनका जो विचार है, जो उनके निर्देश हैं, उनका पालन करके हम पूरे देश में उसको फैलाने का काम करेंगे। दूसरी बात, जहां तक आप ये एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं, देखिए ये एग्जिट पोल्स जो है रियलिटी से कोसों दूर हैं। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ये सब जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं ये सब फॉल फ्लैट होने वाले हैं। रियलिटी वो है जो हम लोगों ने 4-5 महीने ग्राउंड पे रहकर देखी है। अब ये सैंपल साइज कितना है या टेक्निकल इश्यूज में नहीं जाते हैं, वो जनता से उनका कनेक्ट टूट जाता है। लेकिन मैं मोटा मोटा ये कहना चाहता हूं कि जो ग्राउंड पे रियलिटी है, जो लोगों में गुस्सा है, जो लोगों में जिस मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा गया है, अगर उन मुद्दों के हिसाब से और
जनता के मूड के हिसाब से अगर हम उसको भाप पाए, जो कि हम 24 घंटे जमीनी स्तर पर रहे हैं, तो ये जो आपके एग्जिट पोल है ये 20, 25, 30% भी आसपास नहीं है। लेकिन इतना फर्क निवान आएगा। जी, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की 7 सीटों में से ज्यादातर सीटें, 6 से 7 सीटें तो बीजेपी के खाते में जाती नजर आती हैं। तो ये तो कोई गेन नहीं हुआ, बल्कि ये तो और कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत का सबब है। देखिए, वैसे तो जहां जहां भी ये सर्वे आया है, ये लोग उससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन स्पेशली दिल्ली और पंजाब का जो फिगर्स आई हैं, मतलब आप ये देखिए कि दिल्ली में जहां पर बीजेपी का हमें ये 100% हम श्योर हैं कि 0 सीट आने वाली है बीजेपी की। और हमारे इंटरनल सर्वे तो आप छोड़ दीजिए, मैं आपको अपने पार्टी सोर्सेज से बता रहा हूं कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी 0 सीट्स आ रही हैं, ये हमें सुनने में आया है। और पंजाब में क्या ये दे रहे हैं, ये पंजाब में 4 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, जहां पे पंजाब में बीजेपी की एंट्री बंद है। इनकी एक सभा में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर पाए ये सभाओं के अंदर पंजाब में, और ये कह रहे हैं हमें 4 सीटें पंजाब में आ जाएंगी और आम आदमी पार्टी की 0 सीट आएगी, जिनके लाखों लोग सड़कों पर हैं। तो ये बिल्कुल सच्चाई से दूर है ये। और इसमें बिल्कुल जो भी, मैं एक इंडिया अलायंस के लिए जिन्होंने वोट किया है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि आप इस पे बिल्कुल ध्यान देकर इसको बिल्कुल आप हताश और निराश मत होइए। ये बस थोड़ी देर का पॉलिटिकल गिमिक है, ये खत्म हो जाएगा। 4 जून को असलियत सामने आ जाएगी। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, आप नोट कर लीजिए। और बीजेपी की 150 से 200 के ज्यादा सीट नहीं आने वाली। जी, मैं क्लिप काट के चलाऊंगा 4 तारीख को। बिल्कुल चलाइए सर, विद कॉन्फिडेंस चलाऊंगा मैं 4 तारीख को। ये जो ठीठा आपने बिल्कुल रखा है चलाइए सर, 000 वाला, हर तरफ वाला, ये सारी बाइट्स में चलाऊंगा उस दिन। निवान भाई, एकदम आप बिल्कुल चलाइए सर, बिल्कुल मुतमईन रहिएगा इस बात को लेकर। लेकिन आप लोगों ने आउटराइटली खारिज कर दिया, इसका कोई रीजन भी दे दीजिए। आप लोगों ने, आपने खुद 22 सीटों पर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस 2019 में 52 सीटों पर थी। लास्ट बेस्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस का 1991 में था, 244 सीटें। 2009 में भी कांग्रेस 206 पर ही आई थी, जब सबसे ज्यादा मजबूत थी। 5 साल में ऐसा क्या बदल गया? इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, या तो फिर राहुल गांधी की लहर हो पूरे देश में, या कांग्रेस पार्टी की लहर हो, या फिर क्षेत्रीय क्षत्रपों की बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति दिख रही हो। यूपी में भी वो नहीं दिख रही, यूपी में भी बहुत ज्यादा कमाल होता नहीं दिख रहा, बकौल एग्जिट पोल। दीवान जी, देखिए, आपने कहा कि क्या बदल गया 5 साल में। 5 साल में यह बदल गया कि जो लहर है वो संविधान को बचाने की लहर है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि अगर उसने देश में वोट किया है तो उसने, चाहे वो बीजेपी का समर्थक था, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे किसी और पार्टी का, उसने कहा कि देश के संविधान और डेमोक्रेसी से ऊपर कोई पार्टी नहीं है। मैं इसी मुद्दे पर डिबेट को आगे ले जाता हूं। आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा क्या आम लोगों के समझ आ रहा है, या आम लोगों को पेनिट्रेट कर पाया? गरीब किसान या फिर गरीब इंसान जो गांव में रहता है, 2 जून की रोटी कमाता है, घर परिवार चलाता है, खेती किसानी करता है, क्या वो संविधान और लोकतंत्र जैसे बहुत हेवी मुद्दे के ऊपर विचार कर पाया, घर में चर्चा कर पाया? उसके लिए 2 जून की रोटी का मतलब है उसको 2 टाइम के खाने का मतलब है उसको 1 लीटर तेल मिल जाए महीने में, उसमें अपना वो दिन भर का खाना चला लेगा। उसको वो संविधान, ये बहुत, मतलब मेरे हिसाब से मैंने जितना इस देश को रीड किया, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि लोग संविधान और लोकतंत्र नहीं समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं संविधान को बचाना और लोकतंत्र को बचाना ये एक ऐसा मुद्दा है जो आम लोगों के माइंड में डीपली पेनिट्रेट करा पाना थोड़ा सा टफ लगता है। तो विपक्ष अगर इस बात लाइन पर गया है तो क्या उसको इसका फायदा हुआ है, इसका नुकसान हुआ है? निवान जी का जवाब, उसके बाद विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। निवान जी, देखिए, क्यों घर घर में संविधान को बचाने का मुद्दा? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूं कि अगर किसानों को बॉर्डर पे रोका जाता है तो वो सब किसानों के ऊपर लागू होता है कि हमें संविधान के अगेंस्ट जाकर हमें रोका गया। अगर महंगाई हो जाती है, अगर ऐसे नहीं, इस मामले में निवान जी, इस मामले में हरियाणा और पंजाब के किसान बटे हुए नजर आए। अगर प्रोटेस्ट हुआ तो सिर्फ पंजाब के किसान प्रोटेस्ट करने के लिए आए, बाकी देश में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वो एक जगह आकर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। मैं वही बात कह रहा हूं, संविधान और लोकतंत्र को बचाना एक अलग मुद्दा हो सकता है विपक्ष के लिहाज से। जो विपक्ष जमीन पर उतारना चाहता था, क्या वो जमीन पर नहीं उतार पाया? विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर आ रहा हूं संजीव जी आपकी बात। आपने सवाल किया कि 5 साल में क्या बदल गया। सबसे पहला सवाल था 5 साल में ये बदल गया कि जो सरकार गरीबों के लिए कुछ करता था उसने करना छोड़ दिया, और सिर्फ गरीबों के नाम पे अडानी के घर में पैसे भर गए। अब बात आई संविधान। ये 400 पार हम जाएंगे, वो 400 पार इसलिए जाएंगे, ये भाजपा के ही कुछ नेताओं ने, कर्नाटक के हेगड़े ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम संविधान बदलना चाहते हैं।
और संविधान बदलने की इन मनुवादी पार्टियों की मंशा आज की नहीं है। जब से संविधान बदला तब से आरएसएस वाले इस संविधान को बदलने विवेक की भाई, फिर नहीं, मैं वही नहीं कह मुझे रहा हूं। अभी बोलने दो आप प्लीज। नहीं, नहीं, आपको मैं आपने बोलने दे सवाल रहा हूं, किया। लेकिन संविधान बदलना, संविधान को हटाना या चेंज करना, क्या ये मुद्दे आप लोगों तक पहुंचा पाए, मैं उनको वही तो समझा बता पाए? रहा मैं वही हूँ, जानना चाह रहा मैं हूं। वही तो बता रहा हूँ कि तुम्हारे हमारे जैसे लोगों के लिए जिनके हक अपने आप संरक्षित होते हैं, उनके लिए संविधान ज्यादा मायना नहीं रखता होगा। लेकिन जो दलित संविधान के जो उसमें जो लिखा गया है उसके वजह से तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं, संविधान ने जो उनको समान नागरिकत्व दिया है, उनको ये डर है कि हमें जैसे पहले रखा गया था, जिस तरीके से एक डाउन ट्रॉडन अछूत करके, ऐसे ही वापस करने का तो इनका इरादा नहीं है। और उनके जो गोलवलकर जी जैसे नेता है, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो कहा है, जब सबको मतदान का अधिकार दिया, सबको समान अधिकार दिया, तब गोलवलकर जी ने ये कहा है कि कुत्ते और बिल्ली को भी समान लेवल पे लाने की ये कोशिश है। तो ये सब हम नहीं जानते होंगे, हमारे लिए मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन यहाँ के दलित और विवेक जी, एक छोटा सा मैं उनके इसमें ऐड लिए करना चाहूंगा। अम्बेडकर जी माफ का कीजिएगा नैना जी, संविधान आप ये इसके बाद बहुत में सवाल बड़ी ले बात लीजिएगा। है। 127 मैं आपको 130 ये अमेंडमेंट्स कहता हूं। लगभग अब संविधान में अभी तक हो चुके हैं सर। 127 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। संशोधन तो ये बदलाव ही तो है, आपको वक्त के साथ निरंतर बदलना पड़ता है। ये बदलाव नहीं तो और क्या है? कांग्रेस ने 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स किए हैं अपने कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में। अमेंडमेंट्स ही तो बदलाव होते हैं, और क्या बदलाव होता है सर? देखिए, अमेंडमेंट से तो बदलाव होते हैं, लेकिन वो बदलाव ऊपरी तौर पर होते हैं। जैसे एक बदलाव ये होता है कि जो पॉलिटिकल आरक्षण थे वो 10 साल के लिए है, हम हर 10 साल में उनको बढ़ाते हैं। देखिए, संविधान का सबसे बड़ा मायना ये है कि संविधान ने हमें एक ही स्टॉक से समान नागरिक बनाया है। तो आपको अभी ऐसा लगता है कि वो समानता नहीं है? क्योंकि विवेक का जो सवाल था, बड़ी बड़ी बातें कही गई कि ये चुनाव संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है। संविधान को लेकर मैं संजीव जी को करूं, लेकिन विजय शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं। विजय जी जरूर जी। देखिए विवेक जी, शायद आप जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हो हास्यास्पद। अभी आप इलेक्शन मोड में हो। आप मुझे बताइए, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 10 बार बोल चुके हैं कि अगर बाबा साहब भी अब आ जाएं तो ये संविधान को नहीं बदला जा सकता, और आप ये बातें कर रहे हो जिसने संविधान को कुचलने का काम किया। किस तरह से इमरजेंसी लगाई, किस तरह से लोगों को झूठे मुकदमों में जेल में डाला, किस तरह से 24 घंटे में 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, किस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। तो आपके मुंह से ये शोभा नहीं देती। विजय जी, यही अब जून जहां का तक महीना बोलते था, हो आप किसानों की बातें, यही जून का महीना था, यही जून का महीना था 25 जून, जब इमरजेंसी इंपोज किया गया, अखबारों की बिजली काट दी गई, अखबार प्रकाशित नहीं होने लगे, और जो रेडियो पर और टीवी पर न्यूज जाते थे वो पीएमओ से सेंसर होकर जाते थे। ये सारे दस्तावेज में रिकॉर्ड है। मैं कोडी जी आपका रुख करूंगा, लेकिन संजीव जी इसमें कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं मोटा मोटी बात पूछ रहा हूं। देखिए, अब जो होना था हो चुका है। मुद्दे अब फिर से आप लोग फील्ड पर जाएंगे। अब पक्ष में कौन बैठेगा, विपक्ष में कौन बैठेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जिट पोल इशारा कर रहा है कि मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जो महंगाई और बेरोजगारी की बात आप लोगों ने की, उसके बाद आप संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए चले गए। क्या ये हैवी मुद्दा आप पेनिट्रेट कर पाए लोगों के जहन में? अगर आपका पॉइंट सही भी है, चलिए मैं मान लेता हूं आप सही पॉइंट पर जा रहे थे, लेकिन इतना हैवी एक पॉइंट आप लोगों तक पहुंचा पाए, उसको जमीन पर उतार पाए, अगर आसान शब्दों में कहूं? विवेक भाई, अभी संविधान बचाने की बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए हम चतुर शब्द छोटा मानते हैं, वो बड़े शातिर लोग हैं। किस तरह से संविधान के साथ बदलने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। धारा 370 हटा दिया क्या उन लोगों ने? नहीं हटाया ना। उसके जो प्रभावी जो क्लॉज थे उसको निरस्त कर दिया। ठीक वैसे ही यहाँ भी आरक्षण को खत्म करने की बात थी, इन लोगों ने सफाई दे दी कि हम नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट और निजी लोगों के हाथों में सौंपेंगे तो निश्चित तौर पे तो आरक्षण प्रभावित होगा ही, वहाँ नौकरियां नहीं मिलेगी। तो धीरे धीरे ये क्या दलील है संजीव भाई? माल की बात कहाँ नौकरी नहीं मिलेगी? प्राइवेट फर्म कैसे चलेंगे?
अरे भाई साहब, उसमें मंगल से आरक्षण aliens मिलेगा काम करेंगे क्या क्या? उसमें? आरक्षण का लाभ मिलेगा क्या, आप मुझे बताइए। आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं रोजगार तो मिलेगा, मिलेगा ना। नहीं मिलेगा, मैं यही कह रहा हूं। यदि रेलवे को आप दे देंगे, यदि आप हवाई रेलवे जहाज, कौन सा प्राइवेट फर्म में चला गया? कोई निजीकरण किसी संस्थान का नहीं किया जा रहा है, किसी भी नहीं, संस्थान सार्वजनिक। का निजीकरण हो रहा है, ये रेलवे का निजीकरण हो मैं गया, वही इस तरह कह की रहा हूँ बातें कि कैसे धीरे कर रहे धीरे 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 ये धीरे-धीरे एक कर रास्ता, देंगे। एक रास्ता, लेकिन एक रास्ता। संजीव जी वही तो बात बार बार विवेक भी पूछ रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है, बड़े बड़े हैवी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या वो सिंप्लीफाई वे में जनता तक पहुंचाया गया? आखिर जनता कैसे समझ रही है कि संविधान खतरे कैसे में है? क्योंकि वहां के लोगों को तो ये लग रहा है कि भाई उन्हें फ्री राशन पानी बिजली मिल रहा है ना, उनके लिए तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है ना, तो आखिर संविधान कैसे खतरे में है? ये कैसे आपने जनता तक बात पहुंचाई? यही बात तो मैं लगातार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब रही। लगातार विपक्षी पार्टियां जो बात कह रही थी उसे सरल भाषा में यदि वो जनता तक यदि पहुंचाई होती तो आज जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो परिणत होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है। मैं इसे खारिज नहीं कर रहा और इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि तमाम प्लेटफॉर्म के अपने अपने आंकड़े हैं अलग अलग तरीके के। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सचमुच में यदि वो सारी जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जो विपक्षी पार्टियां उठा रही थी, वो सवाल तो आज भी है ना मौजूद, आज भी शिक्षा के मामले में मौजूद है ना, आज भी किसानों के बारे में बात तो है ना। आप किसानों को कहते हैं कि 6,000 रुपये हम सालाना देते हैं, बहुत बड़ा उपकार करते हैं, और किसानों का खून आपने चूस लिया एक तरह से, जीएसटी लगा करके डीजल में, पेट्रोल में, उससे ज़्यादा पैसे आपने निकाल लिए उसके जेब से। आपने कहा कि नहीं हमने यूरिया सस्ता कर दिया, और उसके बोरे को किस तरह से उसमें वजन में डंडी मार के आपने उसके पैसे को बराबर कर लिया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो दूसरे दरवाजे से, जो चोर दरवाजे से जेब से निकालने की जो कवायद थी, हम यही कह रहे हैं कि आपके पास मौका था, आप जाते लोगों के बीच कहते, आपको वोट मिलता, आपने क्यों नहीं बोला? क्यों खामोश रह गया? नहीं, खामोश कहाँ रहा विपक्ष तो लगातार। संजय राणा हमारे साथ जुड़ गए। संजय राणा जी के पास आ रहा हूं इन डेटा को लेके, बड़े बड़े फैक्ट पॉइंट गिनाए गए। संजय राणा जी, डेटा में तो बहुत आप होमवर्क करके आते हैं। किसानों की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, और जो एग्जिट पोल है इंडिया डेली लाइफ का और एआई एग्जिट पोल है हमारा, प्योर डेटाबेस है, प्योर डेटा साइंस बेस्ड है। मैं तो पहले आपका रिमार्क चाहूंगा इस एग्जिट पोल को देखकर। इंडिया डेली का एआई एग्जिट पोल, फर्स्ट एवर इन इंडिया और फर्स्ट एवर इन वर्ल्ड, जो डेटा साइंस पर हमने एग्जिट पोल किया, इसको लेकर आपकी क्या रिमार्क? विवेक जी, पहला आई थिंक मेरे ख्याल में तो पहला ऐसा कुछ एग्जिट पोल आया है जो एआई बेस्ड है। देखिए, सारी एजेंसियों के साथ करते हैं, जो चैनल्स होते हैं कोलैबोरेशन विद एजेंसीज होते हैं, लेकिन अब एआई के साथ करना एक तरह से नया प्रयोग है। और एआई युग में रह करके एआई का अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो समझ लीजिए हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मैं इंडिया डेली को धन्यवाद दूंगा। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न पर। देखिए, जहां तक चर्चा हो रही थी कि बड़े बड़े वादे और मोदी का, तो देखिए आदमी के साथ जब आप राजनीति करते हो तो राजनीति में 2-3 चीजों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। जनता सेंट्रिक काम होना चाहिए, और जब तक जनता सेंट्रिक काम नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। नो डाउट, मैं बार बार बोलता हूं, जो इंडिया अलायंस में बोलने लगा, पहले इंडिया अलायंस बोलता था कि कई लोगों को बुरा लग जाता था मेरी बातों का। तो इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा गठबंधन बनाया, ड्राइंग रूम में बड़ा खूबसूरत लग रहा था, कप ऑफ कॉफी हो रहा था, बड़ा एंजॉयमेंट हो रहा था, लेकिन धरातल पे उतर नहीं रहा था। आप जब बात करते हो रिजर्वेशन की, आप जब बात करते हो संविधान की, दुर्भाग्यपूर्ण है जब कांग्रेस ऐसी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, संविधान की बात करती है। मैं 20-25 साल पुराना ले जाना चाहता हूं। 19 जब आम आदमी पार्टी भी संविधान की मैं बात कर रही है। आ रहा हूं संविधान पे, एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद शायद इन लोग दोबारा संविधान की चर्चा नहीं करेंगे। भाई, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उस समय राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया जाना हो सकता था, हम कहते हैं होना चाहिए, लगा दिया, ठीक किया। ये बताइए 4 दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों गिरा दिया गया? संविधान की रक्षा उस समय नहीं हो रही थी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। 17 बार संविधान का संशोधन नेहरू जी ने किया, 32 बार इंदिरा गांधी ने किया, 10 बार तो मनमोहन सिंह ने किया। तो संविधान का कहां हो रहा था? और सबसे बड़ी बात, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में किया था, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, संविधान में संशोधन कर दिया गया। संविधान की रक्षा की बात होनी चाहिए, तो संविधान का तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत कौन कर रहा है? दूसरा प्रश्न, अभी हमारे मित्र संजीव जी, बड़े भाई ऐसे हमारे, उन्होंने बोला कि संस्थानों को बेच दिया। हम लिस्ट ऑफ संस्थान बता सकते हैं जो 2001 से 2014 तक के बेचे गए हैं। अगर बोलेंगे मैं नाम सहित बताऊंगा, मैं हवे में कोई बात नहीं करता हूं। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि देश की राजनीति, देश की जनता क्या चाहती है। हमें लगता है जो एग्जिट पोल आया है, जो एवरेज मैंने निकाला सारे एग्जिट पोलों का, तकरीबन 364 सीट होता है एवरेज के हिसाब से, अगर आप सबका कैलकुलेट कर लेंगे तो 364 अगर आई है तो 364 कैसे आ रहा है? उसमें 3 फैक्टर, अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट, अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, अपार्ट फ्रॉम द वर्क हैज बीन डन बाय मोदी जी, उसको छोड़ देता हूं मैं। 3M हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो शायद कहीं ना कहीं लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। एक था महिला, जो बहुत बड़ा वोटर था, 47 करोड़ वोटर था, जिसको निगलेक्ट किया। उसका आंकड़े भी देते हैं कि कैसे निगलेक्ट किया गया। 2019 में जो चुनाव हुआ था विवेक जी, उसमें
73 सीट ऐसी थी जहां पे महिलाओं ने 5% पुरुषों से ज्यादा वोट दिया। मालूम है एनडीए को सीट कितनी मिली? 64। दूसरी जो है 24 सीटों पे 10% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, उसमें से 24 से 24 एनडीए को मिल गई। तो ये आंकड़े तो ये हो गए, 100 सीट का आंकड़ा ये पे हो गया। तो महिला फैक्टर जो था बहुत बड़ा फैक्टर है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, देश में कहीं भी चले जाइए, कहीं ना कहीं महिलाओं का रुझान जो है वो मोदी की तरफ है। और यूपी में तो फिर योगी और मोदी दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। दूसरा अहम है मोदी का खुद का अपना चेहरा में इसलिए बोल रहे हैं बार बार, कुछ डेटा को हमेशा एनालिसिस करने के बाद स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग बनती, चाहे आपकी हो, चाहे किसी भी हो, चाहे राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक बीजेपी उस रणनीति को लेकर चल रही थी, मोदी की गारंटी की बात करी थी। लेकिन जो मैं संविधान बार बार कर रहा हूं, जो विपक्ष निवान जी भी कह रहे हैं संविधान लोकतंत्र बचाने का मामला है। केजरीवाल जी भी जितने बार माइक पर आए, लोगों के बीच आए, उन्होंने संविधान लोकतंत्र बचाने की बात कही। मैं आज की तारीख में मैं अगर दर्शकों के सामने भी ये प्रश्न रखूं कि भाई संविधान में कुल पन्ने कितने हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, अगर ये सिंपल से 4 सवाल मोटा मोटी पूछो तो बहुत सारे लोग इसको गूगल करेंगे, तब जाकर पता चल पाएगा। तो संविधान खतरे में कैसे और संविधान और लोकतंत्र खतरे में कैसे, इस बात को लोगों तक पहुंचा पाना विपक्ष के लिए एक बड़ा टास्क था, एक बड़ी चुनौती थी। मुझे लगता है विवेक सबसे खास बात हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जब खासतौर से विपक्ष की जो पार्टियां हैं वही संविधान की बात कहते रहे, क्योंकि उनके ऊपर जो एक्शंस हुए हैं। निवान जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। निवान जी, बार बार जब अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए थे, जनता को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनके शब्द पे बार बार लोकतंत्र संविधान की बात थी, केंद्रीय एजेंसीज की बात थी। संजय जी ने भी अभी एजेंसीज की बात की, लेकिन मैं दूसरी एजेंसीज की बात कर रही हूँ। आपको लग रहा है कि ये मैसेज आप जनता तक पहुंचा पाए हैं? आपको लग रहा है कि बाकी देश में अलग अलग इलाके तो छोड़िए, क्या दिल्ली की जनता तक ये बात पहुंचा पाए? देखिए, अभी आपने जो कहा वो बहुत उसके मायने हैं। और अभी जो विवेक जी भी कह रहे थे, मैं उनकी बातों से भी एग्री करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि टेक्निकल नॉलेज ना हो, लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिवली अगर आप देखेंगे तो जनता को क्या समझ में आता है? जनता को ये समझ में आता है कि अगर चंडीगढ़ चुनाव जो है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर कैमरे के ऊपर एक व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो भाजपा के कितने नेता आके उसका खंडन करते हैं, कितने नेता बोलते हैं कि चाहे ये हमारी पार्टी से ही हुआ लेकिन गलत हुआ, कोई नहीं बोलता। दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट एक डिटेल्ड निर्णय देता है इतने सालों की फाइट के बाद कि दिल्ली के अंदर सुप्रीम पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और सर्विसेज उनके अंडर आएगा, और ऑर्डिनेंस लाके उनको रातों रात बदल दिया जाता है और इस तरह से बदल दिया जाता है कि वो वापस ना हो पाए, तो जनता के दिमाग में डाउट आता है। जनता को समझ में आता है इन छोटी छोटी बातों से कि किस तरह से जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान और एक इज्जत घर। मैं फूस वाले घर में भी रहा हूं, मैं मिट्टी की छत वाले घर में भी रहा हूं, मैंने बारिश में छत टपकते भी देखा है, तो मुझे पता है गांव में लोग क्या नीड करते हैं, क्या सोचते हैं। और एक मूलभूत जरूरत है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। 4 चीजें मैंने आपको गिनाई, रोटी, कपड़ा, मकान, एक इज्जत घर और एक बिजली। ये 5 चीजें लोगों को बेसिक्स चाहिए। बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। ऐसा ये सब चीजें तो नॉर्थ कोरिया में भी मिलती हैं, ये सब चीजें तो चाइना में भी मिलती हैं, ये सब चीजें तो रशिया में भी मिलती हैं। तो कैसे एक रोटी, कपड़ा, मकान तो चाइना और नॉर्थ कोरिया में मिलता है, तो हम कैसे अलग हैं? हम ऐसे अलग हैं कि हमारे लोगों को यहाँ पे संवैधानिक अधिकार मिला हुआ कि हम प्रधानमंत्री को भी बदल सकते हैं अगर हम चाहें, और अगर हमें लगता है कि ऐसा व्यक्ति देश के अंदर आ गया है जो तानाशाही की तरफ आगे देश को ले जा रहा है, तो हमारे देश में ये अधिकार दिया गया है। आपकी बात से मैं बिल्कुल आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं, कैसे लोगों तक। सर देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं निवान जी, लेकिन आप मेरी बात समझिए। आप सुनिए, डेमोक्रेटिक राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारा संविधान हमें ऑटोमेटिकली देता है। ये कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा रही है, ये कोई सरकार प्रोवाइड नहीं करा रही है। नॉर्थ कोरिया नहीं है यहाँ पर। गवर्नमेंट आ जाए, मैं ये कह रहा हूं, इस देश की एक बड़ी आबादी के सामने 5 बेसिक नीड हैं। इन 5 बेसिक नीड को जो पूरा करेगा, जो इंप्रूव करेगा, वो लोगों के दिलो दिमाग में, डिस्कशन में, चर्चा में रहेगा। मैं तो यही कह रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा मैं। ऐसा नहीं है, देश की जनता ही अपने नेताओं को चुनती है। देश की जनता ने ही, दिल्ली की जनता ने उनके मुख्यमंत्री को चुना। अगर उनके मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के 2-2 साल जेल में रखने की साजिश होगी तो क्या जनता कहेगी मेरे को तो रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है, मुझे क्या लेना देना? ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो आपको अपना नेता मानते हैं, और अगर ऐसी सरकार सत्ता में आ जाती है जो आपको बिना किसी सबूत के केवल अपने ओपोनेंट्स को खत्म करने के लिए जेल में डाल देगी, तो शायद मैं अपनी बात निवान तक, अपना सवाल निवान तक कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। तो निवान जी ये बताइए, तो क्या आप अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए हैं? मैं वही बात, अपना सवाल दोबारा दोहरा रही हूं। 100% पहुंचा पाए हैं।
अब ये जो एग्जिट पोल है, अभी आपने कहा ना कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, ये सारी चीजें, भाई हम डेमोक्रेटिक देश में हैं, हमें पता है, हमें लोकतंत्र सारी चीजें हैं, डेमोक्रेसी हमारी सबसे मजबूत ताकत है। डेमोक्रेसी ने, जनता ने ही वोट डाले होंगे, उसके बाद में जो परिणाम आएंगे, अगर यही एग्जिट पोल परिणाम में तब्दील हो जाते हैं तो इसे स्वीकार करेंगे या फिर तब ईवीएम की गलती होगी? बिल्कुल नहीं होंगे, आप इंतजार कर लीजिए। इतना कॉन्फिडेंस अगर हम दिखा रहे हैं, कोई वजह होगी। चलिए ठीक है, हमारे पास भी हजारों एजेंसियां हैं सर्वे करने के लिए, हमने भी सर्वे कराए हैं। एक हजार हजारों एजेंसियां आपके पास। निवास भाई गजब है, कमाल है, लेकिन हजारों एजेंसीज आपके पास, हजारों सोर्सेज है हमारे सोर्सेज हो सकते हैं, हजारों एजेंसी, हजार एजेंसी देश आपका में ना। सर्वे क्या कहता है? छोटी बड़ी देश में बहुत कहता एजेंसीज है? है सर। नहीं, मैं आपको दिल्ली बताता हूं। का सर्वे आपका क्या कहता है? दिल्ली का मैं आपको अपना सर्वे बता रहा हूँ। ये जो आपने मुझे आंकड़े दिखाए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये केवल और केवल उन लोगों को 2 दिन बोलने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे सकता है जो बीजेपी के लिए गुणगान करते हैं। वो 2 दिन तक गुणगान करते हैं और जोश से गुणगान करें। विजय शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी, संजय जी आपके पास आ रहे हैं। विजय जी मैं आप ही की बात को आगे देखिए, विवेक भाई मैं आ रहा हूँ, विवेक कोटी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले विजय जी का रिएक्शन रिमार्क ले लो एक बार। देखिए, आम आदमी के प्रवक्ता ने 2-3 बार बोला कि एक निर्दोष आदमी को जेल में डाला गया। अभी मैं आपके टीवी पे ही देख रहा हूं कि नीचे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है, उनको पैरोल मिली थी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हाई कोर्ट को मानते हैं, तो उनको फिर बेल क्यों नहीं मिल गई? अगर वो निर्दोष हैं तो किसी भी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, इनको बेल कैसे नहीं मिली? इनके सिसोदिया जी कैसे जेल में है? तो ये करप्शन के निर्दोष नहीं गए, ये भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं श्रीमान जी। तो ये झूठ बोलते हैं और ये बातें करते हैं 4-5 महीने हम ग्राउंड पे रहे हैं। अरे हम तो बीजेपी वाले तो पूरे 5 साल रहते हैं, ग्राउंड के ऊपर रहते हैं। तो ये फर्क है हमारे और आपके अंदर। आपने खुद बोला है कि हम 4-5 महीने ग्राउंड के ऊपर रहे हैं, तो आप में और हम में फर्क ये आपने खुद एडमिट कर लिया टीवी के ऊपर। अभी दूसरे भाई बोल रहे थे कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हमने 5 गुना कृषि बजट बढ़ा दिया, आपको नजर ही नहीं आ रहा। हमने 11 लाख करोड़ सब्सिडी दे दिया खाद के ऊपर, जो 3,000 रुपए का बैग पूरे विश्व में मिलता है वो हम 300 रुपए में दे रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आता। हम 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए साल के दे रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आता। हमने सॉइल टेस्ट का शुरू कर दिया, वो आपको नजर नहीं आता। हम पूरे कोई भी गरीब है उसके लिए 5 लाख तक का हमने फ्री में हमने इलाज का दे दिया। 4 करोड़ हमने पक्के मकान दे दिए। अभी आपके चैनल पर इन्होंने कबूल कर लिया कि हम 5 साल ग्राउंड पे हैं, मतलब ये 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं, मतलब इन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया। हम तो 4.5 साल काम करते हैं, चुनाव से 6 महीने पहले चुनावी मोड में आते हैं। आपके सामने इन्होंने अभी कबूला नेशनल टेलीविजन पे कि ये 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल चुनावी मोड में रहे। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि मनीष सिसोदिया भाई साहब जी, मैंने कहा है कि हम ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, 5 साल हम ग्राउंड के ऊपर रहे हैं। आप खुद कह रहे हो कि हम 5-6 महीने ग्राउंड पर रहे हैं। सरकार को जनता के लिए भी कुछ करना होता है सर। हम पूरे 5 साल रहते हैं, हम जनता के प्रति जवाब दें। सरकार को जनता, हम आपकी तरह नहीं है कि इलेक्शन आया और आप बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल गए। हमारे ये काम से पूरा 5 साल काम करते हैं। और आप मुझे बताइए, आपके दोहरा मापदंड देखिए। आप देखिए, आपने मनीष सिसोदिया जी का इस्तीफा ले लिया, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? जब पूरे देश में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, तो आप दोनों से विनम्र निवेदन है कि एग्जिट पोल के विषय में भी कुछ बोले। एग्जिट पोल में भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने भी, आप लोग अपनी मेहनत की बात करते हैं, हमारी मेहनत भी कभी देख लिया कीजिए। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। अब बेशक आप लोग किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है, किसी को सूट करता है, जैसे संजीव जी। लेकिन जी विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संजीव जी ने अभी तक बहुत ज्यादा वो ये नहीं कह रहे। मैं इसको ये संविधान से ऊपर समझते हैं। 26 जनवरी होती है, एक दिन पहले कहते हैं हम 26 जनवरी नहीं मनाने देंगे। अगर एग्जिट पोल इनके फेवर में नहीं आए तो ये उनको नकार देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको बेल क्या ऐसा है? बिल्कुल, मैं इसी लाइन को मैं संजीव जी के पास ले जाता हूं। अगर कोई जी विवेक भाई एक सेकंड आ रहा हूं, क्या ऐसा है अगर सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट फेवर में ना आए तो कोर्ट में प्रॉब्लम, चुनाव में नतीजे फेवर में ना आए तो ईवीएम में प्रॉब्लम, चुनाव में रिएक्शन सही से ना आए तो चुनाव आयोग में प्रॉब्लम, मीडिया में मन मुताबिक बात ना हो तो मीडिया में प्रॉब्लम, जो मीडिया वाला मन मुताबिक बात करे वो मीडिया सही। ये किस तरह का पैटर्न तैयार किया जा रहा है? केंद्रीय एजेंसी अगर फेवर में काम करे तो ठीक, नहीं एक्शन ले ले तो वो गलत, दुरुपयोग हो गया।
ये क्या एक देश में मैं बहुत गंभीर सवाल आपसे पूछ रहा हूं संजीव भाई, बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए ना। क्या हम इस देश में एक एनार्किज्म सेट करते जा रहे हैं? जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, या जो कार्डर है आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का या एसपी का, बीएसपी का, टीएमसी का, वो आपकी या फिर उन नेताओं की बात पे बिलीव करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि उस सिस्टम से उसका भरोसा उठेगा। कोर्ट की बात छोड़ देते हैं, कोर्ट पर टिप्पणी करने की अरविंद हमारी हैसियत केजरीवाल ने खुद बोला है। लेकिन बाकी मैं बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। बहुत गंभीर, मैं विजय जी एक सेकंड आप, निवान जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। उसी पे बात कर रहा हूं मैं। केंद्रीय एजेंसियों की हालत क्यों है ऐसे? केंद्रीय एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा है? ईडी के काम करने के तरीके क्या है? जब ईडी के बारे में कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है या सदन में जब वक्तव्य दिया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि हमारा इसमें 95% हमने इसको अपनी जगह पे पहुंचाया है, लेकिन उसमें जो 95% विपक्षी पार्टियों के नेता होते हैं जिस पे कार्रवाई होती है उसके बारे में एक बार भी नहीं बोला जाता है। उसका कन्विक्शन रेट 0.46% रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्षी पार्टियों के बीच में है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन हो तब सारी एजेंसियां जग जाती हैं। इलेक्शन कमीशन की बात होती है, इलेक्शन कमीशन पर विपक्षी पार्टियां जाकर के शिकायत दर्ज कराती है सत्ता पक्ष के बारे में, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। कई बार कोर्ट को बीच में आना पड़ता है और कोर्ट बीच में आके धमकाती है, तब उसके बाद में इलेक्शन कमीशन कदम बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? आरबीआई की साख आप खा गए। आपने जिस समय नोटबंदी किया कितना वक्त आपको लग गया कि कितने काले धन आए, कितने ब्लैक मनी आए, नकली कितने आए, ओरिजिनल कितने आए, उसके बारे में आंकड़ों को देने में आरबीआई कितने दिनों तक शर्माती रही और कचराती रही। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये सारी जो जिन एजेंसियों की साख पर, और आप ही लोगों की, इन्हीं लोगों के शासनकाल में हमने देखा। यदि आप अदालत की बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो जजों की आंखों में से आंसू निकलते हुए देखा लोगों ने, वो स्टेटमेंट भी देखा हम लोगों ने। संजय जी से इस पर जवाब लेती हूँ। संजय जी, संजीव जी ने बड़ी बात बोली है। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों के बीच में की मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि विपक्ष के सभी नेता भ्रष्ट हैं। ये इलेक्शन के पहले एक प्रोपेगेंडा माहौल बनाने की कोशिश होती है। संजीव जी कह रहे हैं बार बार। देखिए, अब इन्होंने दो चीजें नैना जी बोली है। एक तो भ्रष्टाचार पे लगाया, एजेंसीज पे लगाया, और इलेक्शन कमीशन पे लगाया है कि इलेक्शन जो कमीशन है कहीं ना कहीं वो किसी के इशारे पे चल रहा है। तो मैं इनको दो तीन चीजें बता देता हूं, पता चल जाएगा किसके इशारे पे कौन कौन से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे कैसे कैसे काम करते थे। भाई केवीएस सुंदरम 58 से लेके 67 तक माननीय ये चीफ इलेक्शन कमीशन थे कांग्रेस गवर्नमेंट। जैसे रिटायर हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनको लॉ कमीशन का चेयरमैन बना दिया था। तो भ्रष्टाचार कहां पे था ये आप देख लीजिए। आर.के. द्विवेदी 82 से 85 के बीच थे, पद्म भूषण मिल गया, उसके बाद गवर्नर बना दिए गए। कमिश्नर से गवर्नर क्यों बना दिए? कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा था ना, उसके बाद लाभ मिलना था। अब उतने दूर नहीं आते, हम आ जाते हैं आसपास में। गोपाल स्वामी थे 2006 से 2009 के बीच में, पद्म विभूषण मिल गया इनको और इनको गवर्नर बना दिया गया। देखिए, ऐसा है कि मेरे पास लिस्ट है तकरीबन 1 2 3 4 8 लोगों की लिस्ट है जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट में रहते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन थे। चीफ इलेक्शन कमीशन से जैसे रिटायर हुए उनको एक लाभ वाला पद दे दिया, गवर्नर बना दिया गया, कहीं का चेयरमैन बना दिया गया, कहीं कुछ बना दिया गया। मैं आता हूं ईडी पे। देखिए, ईडी की अगर आप बात करते हैं तो ईडी 2004 से लेकर 2014 के बीच में तकरीबन 100 कुछ रेड मारी थी, रेड सिर्फ, और वसूली कितनी हुई थी? 4000 करोड़ रुपए की। 2014 से लेकर के मैं 2023 तक रखता हूं, मेरे 14-24 का आंकड़े मेरे पास नहीं है। तकरीबन 1,04,000 करोड़ के वसूली हुई है, तकरीबन 5000 रेट पड़े। तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन में आपको देखना पड़ेगा रेट कितने पड़ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। और ये बताइए, लालू प्रसाद यादव जी को किसने गिरफ्तार किया था? आपकी गवर्नमेंट थी। बताइए किसने गिरफ्तार किया था? आप बताइए कि सोनिया जी के ऊपर केस किस कब लगा था? आपकी गवर्नमेंट थी, किसी और गवर्नमेंट तो थी नहीं। तो आपको प्रश्न उठाने से पहले आपको देखना पड़ेगा आपके इतिहास में क्या है और आप करते क्या रहे। देखिए, मैं संजीव जी एक बात जरूर, एक पूरे आंकड़ों के साथ में ये तो बता दिया गया कि इसके समय समय पर किस तरह के एक्शंस हुए और किस तरह से प्रिविलेजेस भी दी गई। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इनकी कॉलर ज्यादा गंदी है या फिर आपकी कॉलर ज्यादा सफेद है? तो सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी 2014 में क्या करने आई थी? सरकार, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक थी, 10 सालों से कांग्रेस पार्टी थी। ये जो जिन वादों को लेकर के ये आए थे, क्या यही करने आए थे कि नहीं आपने जो काम किया था उससे 10 कदम आगे हम जाएंगे? हम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट से पहले 2 महीने पहले उनको इस्तीफा दिलवाएंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा के उनको टिकट दे देंगे। ये करने आई थी भारतीय जनता पार्टी। अरे, जब सुचिता की बात आप करते हैं, जिस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को घेरते हैं, उससे तो 10 कदम आगे जाते हुए आज दिखाई दे रहे हैं आप। तो उसके बारे में चर्चा न करें। ये कौन सी सुचिता की बात है? चेहरा चाल चरित्र की बात करने वाले लोग लगातार अपने ही बातों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही तो कहने का प्रयास कर रहे हैं हम
कि आप जो वादे करके आए थे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया था, लोगों को लगा था कि सब कुछ बदलेगा। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक थी सत्ता में, लोगों को लगा कि नहीं भ्रष्टाचार से ये त्रस्त है, हम नए तरीके से काम करने वाले एक नई पार्टी है, नई सोच नई ऊर्जा है, उसको हम लाते हैं। लेकिन आपने कितना कंट्रोल किया? आप तो उससे भी 10 कदम आगे निकल गए। तमाम भ्रष्टाचारियों को, जिन भ्रष्टाचारियों को आप एक अभियान छेड़ करके जेल में डालने की बात करते थे, देश के प्रधानमंत्री उंगली उठा के कहते थे कि 70,000 करोड़ का ये भ्रष्टाचारी, तो हमें भी यकीन होता था, आप लोगों ने रखा हुआ था उनको, उन लोगों ने हमें भी यकीन होता था कि ये भ्रष्टाचारी अब जेल में होगा। लेकिन 3 दिन के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में होता है। तो ये कर क्या रहे हैं? देश की जनता देख नहीं रही है क्या? हम तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके पास से तो आप कहते थे राजनीतिक आरोप है। हमें इत्मीनान तो होता है ना कि आपने किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ा और जेल में डाल दिया, उस भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी अपने में समाहित कर लेती है। तो आप कह रहे हैं केजरीवाल जी अगर बीजेपी के साथ अलायंस कर ले तो चार्जेस खत्म हो जाएंगे? भाई साहब 6 महीने ही तो हुए थे प्रफुल्ल पटेल को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाते हुए, और राव जी कोर्ट में 19 मार्च को लगा दिया गया, उनकी जितनी फाइलें थी सबको क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया गया। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए वो भ्रष्टाचारी नहीं। विजय शर्मा जी, और यही वाला पैटर्न बार बार ये कहा गया कि इलेक्शन में भी नजर आया। देखिए, लालू यादव जी के ऊपर केस कब हुआ था, कब जेल गए थे? शिबू सोरेन के ऊपर कब केस हुआ था, कब जेल गए थे? मुलायम और अखिलेश जी के पास सीबीआई की जांच कब हुई थी, आप मुझे बता दीजिए। तो ये इतने सारे जो नेता हैं, ये दागी सोनिया राहुल जी के खिलाफ कब से वो चल रही है? कनी मोरी कब जेल में गई थी, आप मुझे बता दीजिए। तो ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा एक आंकड़ा दिया था कि 3% राजनीतिक लोगों के ऊपर केस है, बाकी तो सारे केस अनदर लोगों के खिलाफ है। और मोदी जी का 2019 का भाषण याद कीजिए, उन्होंने वोट इसी आधार पर मांगा था कि मैं भ्रष्टाचारियों को गेट तक ले आया हूं, जेल के गेट तक ले आया हूं, और मुझे एक मौका दीजिए, ये सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होंगे। पता नहीं था कि बीजेपी के गेट तक ले आए। वो कह रहे थर्ड टर्म में कांग्रेस पार्टी ने एजिटेशन चलाया था कि मोदी जी तो कह रहे थर्ड टर्म में और कड़वी दवाई करूंगा, इसका क्या मतलब है? गलबैया कर रहे हैं। और केजरीवाल जी के विपक्षी नेताओं को और ज्यादा टारगेट हुआ क्या? के खिलाफ हुआ था, उन्होंने विजय भाई थर्ड टर्म में और कड़वी दवाई की बात चल रही है, राज उगाल देगी। तो नहीं, विपक्ष कह रहा है सारे के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने भी 2 दिन पहले कहा कि जितने विपक्षी नेता हैं सबको उठा के डाल देंगे जेल में। अब कह रहे हैं आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, नवीन पटनायक के खिलाफ कौन सा केस है? आप मुझे बताइए, केरल के चीफ मिनिस्टर कौन से जेल में डाल दिए? आप मुझे बताइए, भगवंत मान कौन से जेल में डाल दिया? को आप मुझे बताइए, हिमाचल चीफ मिनिस्टर किसने जेल में डाल दिया? तो ये झूठी बातें हैं, ऐसी बातें, बेकार की बातें ना करें, अनर्गल बातें ना करें। निवान जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले। निवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पे? देखिए अभी इनका झूठ एक्सपोज करता हूं। अभी माननीय होम मिनिस्टर पंजाब में कह के आए हैं कि हमें पंजाब में 3-4 सीटें दिला दीजिए, हम ये सरकार ज्यादा देर चलने नहीं देंगे। 3 MLA हैं इनके पंजाब में। क्या बात है ये? इस बात का क्या मतलब हुआ? कैसे नहीं चलने देंगे? क्या ये भगवंत मान साहब को भी जेल में डालेंगे? अब क्या ये हमारे MLAs को खरीदेंगे? क्या करेंगे ये पंजाब में 3 MLA से? ये कैसे सरकार गिरा देंगे? तो ये इनकी नीयत है जो जनता के सामने आ गई है। ये कोर्ट के निर्णय बदल देते हैं। इनकी मानसिकता को समझना। देखिए भाई साहब, अगर आप अलोकप्रिय काम करेंगे, माहौल आप लोग भी कम नहीं बनाते। हटा देगी। एक सेकंड मीडिया पे दबाव आप भी सीएम हाउस में कह रहे थे पुलिस आने वाली है, वीडियो बना के वीडियो पब्लिश करवा दिया, पुलिस आ गई, उसके बाद पुलिस आई नहीं। खालिस्तानियों से पैसा लेते हो। विजय जी एक सेकंड रुकिए ना, विजय जी एक सेकंड रुकिए ना प्लीज, मुझे भी थोड़ा सा मौका दीजिए। मैं कह रहा हूं निवान जी, माहौल आप लोग भी खूब बनाते हैं। अभी आप पुलिस करके खूब माहौल बनाए 3 दिन तक बीच चुनाव में कि भाई पुलिस आ जाएगी। कहीं कोई पुलिस नहीं आया, ना कोई पुलिस का बयान ही आया। नहीं तो पुलिस ने फिर सीएम साहब को फोन क्यों किया कि हमारे? ये भी नहीं पता फोन किया था कि नहीं किया था। तो सीएम आपको सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि मुझे पुलिस का फोन है, तो आप वो मानने को तैयार नहीं है। और आप ये बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात मानते हैं। सीएम साहब ने 100 की है और कम से कम 10 बार सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में माफी मांगी है झूठ बोलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया डेली लाइव का AI एग्जिट पोल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर डिबेट भी कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि जनता के बीच कौन अपने मुद्दों को रखने में ज्यादा कारगर रहा। अगर प्रधानमंत्री
को देखें तो प्रधानमंत्री की एज 73 साल है, 200 से प्लस ज्यादा रैली करते हैं, 25 प्लस रोड शो करते हैं, 80 प्लस इंटरव्यू करते हैं, 200 प्लस फ्लाइट्स लेते हैं, अप्रॉक्स 1 लाख किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं, 200 प्लस आवर्स की स्पीचेस देते हैं और 70 दिन का वक्त लेते हैं। तो ये भी एक क्या पैमाना हो सकता है? विवेक कोड़ी जी इसका जवाब चाहेंगे, उसके बाद मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक कोड़ी जी, ये सब कुछ नहीं किया है, इसलिए तो ये सब करना पड़ता है। अभी बात रही किसानों के लिए, बहुत बातें की है, गिनवाया जी। मैं बताता हूं किसानों के लिए महत्वपूर्ण बात कौन सी की इस सरकार ने। इस सरकार ने जो बीमा कंपनियां थी उनको 10 साल में 40,000 करोड़ का मुनाफा करवाया। और विवेक जी, आपने ये कहा था कि रोटी कपड़ा मकान अगर मिल जाए तो लोगों की क्या कंप्लेन रहेगी, मैं आपको बताता हूं। इस देश का स्वातंत्र्य रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं था। इस देश का स्वातंत्र्य लोगों के मन में न्याय की चाह थी, समता की चाह थी, मुक्ति की चाह थी और सम्मान की चाह थी। और इन सभी बातों की पूर्ति हमारा संविधान करता है। इसलिए जब लोगों को ये लगा मुझे नहीं कि इस पता, देश में सब विवेक भाई, मुझे विवेक भाई की आवाज बढ़ाई, मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है। विवेक जी की आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। विवेक जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं एक ऐसे गांव से आता हूं जहां मैंने बचपन में इन चीजों को अपनी आंखों से देखा और काफी हद तक मैंने इसको जिया भी है। तो जब आदमी के ये बेसिक नीड्स पूरे हो जाते हैं तो आदमी क्या सोचता है? यही आप, मेरी बात, यही आप में और क्या कह रहा हूं, समानता है। मैं क्या कह रहा हूं, आप एसी कमरे में बैठकर अगर आप एसी कमरे में अगर बैठकर अगर आप ये कह रहे हैं कि समानता, आजादी और बाकी चीजों के लिए लड़ाई थी, तो मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद अगर एक आदमी का बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान, एक शौचालय और बिजली, अगर ये बेसिक नीड है तो वो पढ़ेगा, लिखेगा, वो तैयारी करेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो बहुत सारी चीजों को सोच सकता है। लेकिन जब ये बेसिक नीड्स नहीं है तो वो बचपन से कोशिश करेगा कि वो बेसिक नीड पूरा करे, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। बाकी सबको आप अनइंटरप्टेड देते हैं, मुझे नहीं बोलने देते। जरा मुझे मैं आपको अनइंटरप्टेड 2 मिनट दे रहा हूं, बोलिए आप। आपने जितनी चीजों का नाम लिया वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा आपने जो दुनिया देखी है गांव में, वो मैंने भी देखी है। आज हमारे स्वातंत्र्य को 75 साल होने के बाद भी हमारी जो जनता है वो जनता न्याय, समता, मुक्ति, सम्मान की चाह रखती है। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो चाह है हमारी, जो वो हमारा संविधान पूरा करता है। इसलिए संविधान का मुद्दा ये दलितों के लिए, गरीबों के लिए महत्व का मुद्दा बन चुका है। आप उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ। अभी सवाल ये है कि यहाँ प्रवक्ता ने ये कहा कि कांग्रेस सरकार फेल हो गई, इसलिए कांग्रेस को हराया। ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दे रखे थे, महंगाई कम करने का, भ्रष्टाचार कम करने का, नारी को संरक्षण देने का, बेरोजगारी का, किसानों की आय दुगनी करने का, जो विदेश में ब्लैक मनी है उसको यहाँ लाने का, एक कौन से मुद्दे पर ये सरकार सक्सेस हुई है, हमें बताइए। कपड़ा मकान की बात जो मेरा साथी विवेक करे, सुनिए सर, आपने खुद ने कहा हम 75 साल के बाद में एक अलग तस्वीर देखते हैं ना। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है सर, दुनिया टेक्नोलॉजी में कहां से कहां चली गई। अगर अभी भी सिर्फ बेसिक मूलभूत जरूरतों की अगर लड़ाई होगी तो आप कहां से कहां जाने की बात करेंगे। पिछले 10 सालों की जो योजनाएं उसी के आधार पर बीजेपी बार बार कह रही है ना कि इसीलिए वो एक बार फिर से सत्ता में आई। मेरी बात सुने, मुझे बुजुर्ग कह दिया है तो मैं आपको बताता हूं सर, अनुभवी कहूंगी मैं आपको। रोटी की लड़ाई और स्वातंत्र की लड़ाई अलग नहीं होती। हम लोगों के सामने ये पर्याय नहीं रख सकते कि आपको रोटी चाहिए, स्वातंत्र चाहिए। लोगों को ये सब साथ में चाहिए, और ये बात उनको स्वातंत्र दे सकती है, हमारा संविधान दे सकती है। इसलिए लोगों के लिए हमारा संविधान मायना रखता है, जो इन बातों से वंचित है। तो मेरा जो सवाल है कि जो 6 मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो 6 के 6 फ्रंट पे वो फेल हो गए। फिर भी एग्जिट पोल उनको बता रहे हैं, इसके बारे में आपको कुछ शक नहीं आता। लेकिन संजीव जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि गारंटी की बात है। इस पूरे इलेक्शन में मोदी की गारंटी बीजेपी की तरफ से एक बड़ा, ये कहा जाए कि नारे के तौर पर, एक बड़े कैंपेन के तौर पर नजर आया। एक वो विवेक जी कह रहे हैं कि आपको शक क्यों नहीं होता कि एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं। सर, हमने कभी नहीं कहा कि एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। हमने हमेशा कहा है कि ये एग्जिट पोल है, नतीजे 4 तारीख को आएंगे, ये हमारा अनुमान है, और अनुमान कभी-कभी गलत भी हो सकते हैं। हमारी डिबेट की शुरुआत में विवेक जी से इसी बारे में चर्चा भी हो चुकी है हमारी। चलिए, ये आपके विषय देखते हैं
देखते हैं विवेक जी, ये आपके विषय। Yes. इस पर संजय जी कुछ कहना चाह रहे, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, अभी नैना गारंटी के बारे में बात कर रही थी तो सर मेरा सवाल ये था कि मोदी की गारंटी बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कैंपेन नजर आया, लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से आपकी बात करें तो वहां पर तो फेस को लेकर भी फाइट होती रही, वहां पर किसकी गारंटी पर जनता वोट दे रही है? देखिए, दो बातें हैं। कभी भी जब इस तरह से विपक्षी पार्टियां मिलकर के, इससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं की है क्या? सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कितनी पार्टियां थी उनके साथ वो भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। तो जब कभी भी विपक्ष की इस तरह की राजनीति बना करके और एक गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश होती है तो उसमें कोई एक चेहरा सामने आ जाए ये जरूरी नहीं है। तमाम लोग हैं, सारे लोग काबिल लोग हैं, पहले से काम किए हुए लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्टेट में माहिर लोग हैं, और किसी पे कोई संदेह करने की बात भी नहीं है। हम दूसरी बात लगातार ये अभी जो चर्चा कर रहे थे उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि मोदी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं, सरकार की गारंटी नहीं। इससे पहले क्या कभी सुना आपने अटल की गारंटी, मनमोहन की गारंटी? ये मोदी की गारंटी है। तो जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी के पीछे पीछे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी एक दिन इसी नाम से समाहित हो जाएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे आखिर मोदी के नाम पे कितने दिनों तक सीमित है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं जल्दी से विजय जी से इसका जवाब ले रहा हूं। विजय जी, आपका रिमार्क क्या है इस पर? फाइनल कंक्लूड कीजिएगा डिबेट को। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री किसी देश का आगे आगे आके जिम्मेवारी लेता है कि विकास की, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सशक्त भारत और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो प्रधानमंत्री और गारंटी, धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति ना हो, फिर तो इसमें प्रधानमंत्री क्या गारंटी दिक्कत है है? वो? तो मोदी जी कौन है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जिम्मेवारी के साथ कुछ अच्छा, कहता मुझे है एक तो बात उसमें बता क्या दीजिए, दिक्कत है? आप मुझे भारत जोड़ो बताइए। यात्रा में कौन फेस इनको था? तो मोदी जी का विरोध करना है। भारत जोड़ो यात्रा में फेस कौन था संजीव भाई? अरे भारत जोड़ो यात्रा में संजीव भाई फेस कौन था, बताइए मुझे। तो कांग्रेस- किसकी ब्रांडिंग हुई? ब्रांडिंग की क्या, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही थी और कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में वो अपना चर्चा कर रही थी। और संजय जी का एक क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा। नैना कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है। देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो शायद बैठे हुए, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। बेरोजगारी, हमें पता नहीं समय कितना है मेरे पास, बेरोजगारी की चर्चा की इन्होंने, चर्चा की कि किसानों की आय की चर्चा की। इन्होंने बताया कि भाई महंगाई बढ़ गई है, या अगर आप तो आंख मूंद करके शुतुरमुर्ग हो चुके हैं या आंख खोल के देखना नहीं चाहते हैं। अगर महंगाई की चर्चा करें तो आपके पास इस जमाने में इन्फ्लेशन जो एवरेज था 8.69% था, आज जो इन्फ्लेशन है 4.70% है। मैं फूड इन्फ्लेशन की बात करें, जाके चेक कर लीजिए। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। भैया 91 से लेके 20 तक तो मैं हर डिबेट बोलता हूँ, इन्फ्लेशन 5.60 से लेकिन 5.1 लेकिन और मैं आता हूँ गारंटी। लेकिन देखिए वक्त की कमी है सर, जमीन वक्त की कमी है। वक्त की कमी है। लेकिन देखिए ये जो तमाम आंकड़े हैं, इन्हीं आंकड़ों को रखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार ये बात कहता रहा है कि इन्हीं मुद्दों के साथ में एक बार फिर से वो शायद सरकार या फिर एक आ जाए, एक बार सत्ता में वापसी करे। लेकिन वक्त बताएगा विवेक कि आखिर मोदी की गारंटी काम आ रही है या फिर 295 प्लस वाला जो एक है, जो ये कहा जाए वो आंकड़ा वो क्रॉस किया जा सकता है। एग्जिट पोल को देखकर फिराक जलालपुरी का एक शेर मैं दर्शकों को सुना देता हूं और मेहमानों को भी सुना देता हूं। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब देखिए किस पर जनता भरोसा दिखाती है। 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।